हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का कैरियर वे लैब पर। ईवीएस पेडागोजी की आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन सेशन आप आज हम करेंगे। आज लास्ट क्लास है भाई ईवीएस पेडागोजी की। फटाफट से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। कोई नहीं। कल है ना, पेपर है बच्चों का, यूपी टेट का। तो इसीलिए आ जाएंगे। 159 पे नहीं आ जाएंगे। कितना थैंक यू। आ जाएंगे। वो ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं। क्लास किस किस को नहीं दिख रही है भाई? क्लास किस किस को नहीं दिख रही है, फटाफट बताओ ताकि पता चले। महिमा ने बोला है मैम क्लास नहीं दिख रही है। गुड़िया आपको क्लास दिख रही है? यस या नो में जवाब दो भाई। रात में डिग्री दे कमेंट कर ऊपर भी बात है।
फोन में चेक करती हूँ। फोन में चेक करो। ये ठीक है, तो चेक करेगा। चल रही है। चल रही है ना, उसको बोलो कैसे पर अटकी हुई है, क्लास अटकी हुई है। दिख रही है भाई सभी को क्लास? छवि बताओ, आपको क्लास दिख रही है? महिमा, किस किस को क्लास नहीं दिख रही है ये भी बता दो, और किसको क्लास दिख रही है वो भी बता दो, ठीक है? आवाज सभी को आ रही है मेरी? एक बार फटाफट से बताओ भी कमेंट करके, ताकि पता चले कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ करिकुलम? करिकुलम को बनाने के आधार क्या क्या होते हैं? फर्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक बेस्ड, फिलोसफिकल बेस्ड, सोशल बेस्ड, कल्चरल बेस्ड, या ऑल ऑफ दीज? किस आधार पर हम करिकुलम को बनाते हैं भाई? भैया बताओ। जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो उसमें हम साइंटिफिक आधार भी रखते हैं, दार्शनिक यानी कि बच्चों को पूरा ज्ञान भी देना चाहिए, सामाजिक आधार भी, कल्चरल आधार भी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई, फटाफट से इसका आंसर दो। क्या है क्वेश्चन? एक शिक्षिका हमेशा अपने शिक्षार्थियों को एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय से प्राप्त ज्ञान से जोड़ने में मदद करती है, इससे इसके प्रोत्साहन में मदद मिलती है। बताओ किसके प्रोत्साहन में मदद मिलती है? कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या लर्नर और शिक्षार्थी स्वतंत्रता, या रीइंफोर्समेंट? बताओ क्या होता है जब एक शिक्षिका, हाँ वो अभी दोबारा करिए, करके चलाइए। बताओ भाई क्या हो गया? एक शिक्षिका हमेशा शिक्षार्थियों को, कमेंट करके बताओ भाई। अब आ गया भाई, लाइव दिख रही हूं मैं सभी को? क्लास किस किस को लाइव नहीं दिख रही है? छवि आपको आ गई है? चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर बताओ क्या है? जब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को एक विषय से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय से प्राप्त ज्ञान को जोड़ने में मदद करती है, यानी कि जोड़ा जा रहा है तो कोरिलेट किया जा रहा है। कोरिलेट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, एक का ज्ञान दूसरे में। तो आंसर इज फर्स्ट, ठीक है? जहां पे चीजें जोड़ी जाती है ना, तो इसका मतलब वहां पे कोरिलेट किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पाठ्यक्रम में दी गई न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पनाओं में से कौन सी सही नहीं है? बताओ कौन सी सही नहीं है?
बालकों को दिए गए सभी पाठ्यक्रमों के भागों में एक निश्चित एवं आवश्यक अधिगम के प्रति विश्वास। सेकंड, बालक न्यूनतम सीखे तथा अध्यापक न्यूनतम शिक्षण करे। थर्ड है, शिक्षण आयु क्रमों की विशिष्टता के अनुरूप करे, या पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बालकों की क्षमताओं के अनुरूप ढालकर शिक्षण करे। भाई क्लास सभी को दिख रही है या नहीं, पहले तो ये बता दो। क्लास सभी को दिख रही है? अच्छा, मतलब अब सबको दिख रही है ना क्लासेस? अनुज कह रहे मैम अब क्लास दिख रही है। ओके चलो कोई नहीं, अब तो दिख गई ना। अभी हमने कुछ ही क्वेश्चन किए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई सारे बच्चे, फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ, एक मिनट। बताओ क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही है भाई, अब सारे बच्चे आ गए हैं, पहले नहीं आए थे। आज क्वेश्चन भाई बहुत सारे हैं, एटलीस्ट आई थिंक 70 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दो भाई। क्या है कि हमारे पाठ्यक्रम में न्यूनतम का मतलब है कि इतनी लर्निंग हमें बच्चों से करानी ही है। ठीक है, तो आंसर इज 2। इसका 2 आंसर होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कि स्टूडेंट हैज टू लर्न मिनिमम। नहीं, हमें ये नहीं करना कि सिर्फ कम ही पढ़ाना है बच्चों को, टीचर हैज टू टीच मिनिमम। नो, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? फ्लेक्सिबल, बोथ, चेंजेबल या नन? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आंसर दो भाई मीरा। स्क्रीन पे दिखा दो क्वेश्चन। अब आ गए, हाँ अब आ गए। हाँ, द करिकुलम शुड बी, देखो कितने बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया। अलका ने सही दिया है, एक अलका ने ही सही दिया है सिर्फ अभी तक। सुप्रिया ने भी सही दिया है, गुरविंदर ने भी सही दिया है। ऐसे लिखा करो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, तब मुझे समझ में आएगा क्या आंसर दे रहे हो। अब काफी बच्चों का सही आया है। इसका आंसर होना चाहिए भाई फ्लेक्सिबल, चेंजेबल नहीं। चेंजेबल का मतलब है उसको चेंज करना, करिकुलम को। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार चेंज करना, रुचि के अनुसार चेंज करना, कैपेबिलिटी के अनुसार चेंज करना। चेंज नहीं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना। बिल्कुल चेंज नहीं, पहले पाठ्यक्रम ये था अब ये कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है भाई, जिसने ए दिया था वो बढ़िया आंसर था। इसमें बोथ भी नहीं आएगा, चेंजेबल भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द स्कूल द करिकुलम इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द करिकुलम। क्या लिखा है? स्कूल में पाठ्यक्रम का प्रशासक होता है। बताओ, स्कूल में पाठ्यक्रम का प्रशासक कौन होता है? प्रशासक यानी कि उसको बनाने वाला या उसको मैनेज करने वाला। स्कूल में बताओ कौन होता है भाई? स्कूल में जो करिकुलम होगा, करिकुलम को बनाना नहीं है,
बनाना तो स्कूल है ही नहीं करिकुलम। करिकुलम कौन बनाता है? एनसीएफ हमारे देश में, एनसीईआरटी, ठीक है। पर स्कूल में उनको मैनेज कौन करता है? सभी करते हैं, प्रिंसिपल, क्लास सब्जेक्ट टीचर, स्पोर्ट्स, ऑल आएगा भाई आंसर। कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल भी दिया है, वो नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड का मतलब है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। इसमें कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? टू सब्जेक्ट एग्जिस्ट इन स्कूल साइड बाय साइड। जब विद्यालय में दो विषय साथ साथ चले, नहीं, साथ साथ नहीं चलाने हैं, साथ साथ नहीं चलाने हमें विषय। क्या है भाई इसमें? सेकेंड है टू और मोर टीचर शुड बी कोरिलेटेड, या थर्ड है अ फिक्स्ड सिलेबस एग्जिस्टेड, या टू और मोर सिलेबस एग्जिस्टेड, दो या दो अधिक विषय वस्तु। 7 का बताओ। कोरिलेशन जो होता है करिकुलम में, कोरिलेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि टीचर एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाए, ठीक है। यानी कि टीचर करेगा तो एक से ज्यादा टीचर जब कोरिलेट करेंगे तभी करिकुलम में कोरिलेशन हो पाएगा। तो आंसर 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड है प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग, या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। गुड क्वेश्चन, आंसर दो भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। सागीर शिखा का सही है। ठीक है, फटाफट से दो भाई। तलत का भी सही है, कल्पना का भी सही है। काफी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं पर कुछ गलत भी दे रहे हैं, तो आंसर मैं बता देती हूं। देखो, एक टीचर क्या कर रहा है? भाषा पढ़ाने में विज्ञान और क्या एक सेकंड भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करती है, यानी कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से टीचर जोड़ रही है, तो इस वाले करिकुलम को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आंसर आएगा इसका, ठीक है। इस वाले करिकुलम को बोला जाता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक तो इंटीग्रेटेड करिकुलम हो गया और दूसरा इसको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हो गया। काफी इसमें क्या होता है? क्वेश्चन, एक टीचर एक सब्जेक्ट को दीवारें तोड़कर दूसरी सब्जेक्ट से जोड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फ्यूज्ड करिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड। फ्यूज्ड करिकुलम को क्या बोला जाता है? चलो बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नाइन्थ का बताओ भाई, जिसने भी करिकुलम की क्लास ली थी, इसमें ये सब मैंने कराया था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा भाई, ब्रॉड फील्ड करिकुलम। इसी को भी इंटीग्रेटेड भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखो इसका इंग्लिश में मतलब तो फ्यूज आ रहा है, पर हिंदी में देखो क्या आ रहा है, संगठित, मतलब एक दूसरे को जोड़कर पढ़ाना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़कर पढ़ाना। तो वो कौन सा करिकुलम है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन निम्न की सहमति हेतु होना चाहिए। फर्स्ट है ऑप्शन विद्यालय की पुरानी सामान्य परंपरा, सेकंड है शिक्षार्थियों के लक्ष्यों और रुचियों हेतु, थर्ड है अध्यापकों के प्रशिक्षण और रुचियां, या फोर्थ विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। टेंथ का बताओ, द स्कूल करिकुलम किसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। बहुत इजी है, जिसमें बच्चा आएगा वही ऑप्शन आप लोगों को सबसे पहले चूज करना है भाई। बच्चा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। द गोल, पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सभी ने इसका सही आंसर दिया है, तो आंसर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। देखो एक वर्ड होता है करिकुलम, एक वर्ड होता है सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट है करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, सेकंड है करिकुलम इंक्लूड टेक्स्ट बुक एंड पाठ्य विवरण, थर्ड है सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, या करिकुलम एंड सिलेबस आर सेम। चलो इसका आंसर दो। जिसने इसका आंसर दिया ना, इसका मतलब उसको ये वाला चैप्टर आता है, करिकुलम वाला। एक दो क्वेश्चन यहां से जरूर आएंगे। इसका आंसर होगा भाई करिकुलम इज द, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। देखो करिकुलम क्या होता है, करिकुलम में दोनों चीजें आती है, स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक एक्टिविटी या को स्कोलास्टिक, शैक्षिक क्रियाएं और सह शैक्षिक क्रियाएं। सिलेबस क्या है, सिर्फ शैक्षिक क्रिया। जो चीजें हमारे शैक्षिक क्रियाएं किसमें आती हैं, हमारे सिलेबस में। तो सिलेबस पार्ट हुआ किसका, करिकुलम का। ओके, कुछ बच्चों ने भी गलत दिया है, करिकुलम एंड सिलेबस आर सेम। नहीं, सेम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो भाई फटाफट। क्या है, जिन पाठ्यचर्या में एक पाठ के ज्ञान को अगले पाठ के ज्ञान से पूरे अध्ययन कार्यक्रम में संबंध किया जाता है उसे कहते हैं। बताओ, जब जिस पाठ में एक पाठ के ज्ञान को अगले पाठ के ज्ञान से जोड़ा जाता है। चलो इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर काफी इंटरेस्टिंग है। चलो 12th का आंसर बताओ। किसी ने बताया हॉरिजॉन्टल, किसी ने स्पाइरल एंड किसी ने वर्टिकल। एक दो ने सही, अलका ने सही बताया भाई इसका आंसर, शिवानी ने भी, कल्पना। आंसर होगा इसका वर्टिकल। देखो वर्टिकल का मतलब होता है ये वाली शेप, यानी कि ऐसे हम जाएंगे नीचे से ऊपर। जब हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, वो दूसरे अगला जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए प्रीवियस नॉलेज बन जाएगा। फिर जब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे तो उससे लास्ट वाला उसके लिए क्या बन जाएगा, प्रीवियस नॉलेज। तो क्या है, इसमें एक पार्ट का ज्ञान अगले पार्ट से पूरे अध्ययन क्रमबद्ध संबंधित करता है।
एक क्रम में हम ऐसे पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को बोला जाता है वर्टिकल। इसमें 3 चीज, एक तो क्या होता है, सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट के लिए, या एक क्लास दूसरे क्लास के लिए प्रीवियस बन जाएगी, या एक पार्ट लेसन, एक लेसन पढ़ लिया वो अगले पार्ट के लिए क्या करेगा भाई, लेसन आप लोगों को पूर्व ज्ञान प्रदान करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 13, द टीचिंग ऑफ बायोलॉजी। बताओ क्या आंसर होगा। स्पाइरल इसलिए नहीं है, देखो स्पाइरल का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मतलब समझ लो। स्पाइरल का मतलब ये होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान इस क्लास में दिया, मतलब उसमें टुकड़ों में ज्ञान दिया जाता है, फिर अगले में थोड़ा दे दिया, अगले में थोड़ा दे दिया, अगले में थोड़ा दे दिया, एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके हर क्लास में देना। ठीक है, क्या होता है कि इसमें तो सीधा पहला अगले के लिए पूरा पूर्व ज्ञान प्रदान करेगा, इसमें कंसेप्ट को टुकड़ों, इसमें थोड़ा दे दिया, इस वाली क्लास में थोड़ा, पहली क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया, तीसरी में थोड़ा सा पढ़ा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 13 का बताओ। देखो वर्टिकल और स्पाइरल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आप लोगों को समझना होगा। जब एक कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके क्लासेस में दिया जाता है तो स्पाइरल हो गया, जब पहला पार्ट या पहली क्लास या पहला सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्या करवा रहा है, पूर्व ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो वो वाला हो जाएगा वर्टिकल। आज हम क्वेश्चन करेंगे, फटाफट बताओ। देखो जब भी ऐसे ऑप्शन आए ना तो इसमें ज्यादातर बड़े ऑप्शन पे जाया करो जिसमें सारे हैं, हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करता है, हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से क्या करता है, रिलेट। इसमें क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी ई। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, ओनली ई। ए बी सी ई, कंप्यूटर साइंस, इसका आंसर आएगा भाई ए बी सी ई। यानी कि इकोनॉमिक्स भी कोरिलेट करती है बायोलॉजी से, हिंदी भी, हिस्ट्री भी, कंप्यूटर साइंस अलग हो जाता है, कंप्यूटर एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को छोड़ के और सारी चीज क्या करती है, कोरिलेट बायोलॉजी के साथ। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कोरिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आज हम भाई ईवीएस पेडागोजी में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बताओ पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, करिकुलम वरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, करिकुलम हैज अ वाइडर स्कोप, करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, या करिकुलम रेफर्स टू द ओवरऑल कंटेंट which is taught to be in an education institute। करेक्ट, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। बिल्कुल सही बच्चों ने बताया है, ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, पाठ्यक्रम टीचर टू टीचर वरी नहीं करता है कि हर टीचर का पाठ्यक्रम अलग होता है, नहीं, इनकरेक्ट बताना था हमें। तो आंसर इज फर्स्ट। देखो यहां पर गलती सुधारो भाई, फिर एग्जाम में भी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। अगर यही गलती कर रहे हो अभी तो हम मतलब कि प्रैक्टिस है, पर एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। फोर्थ क्यों दिया है, फोर्थ का मतलब है कि जो कंटेंट हम ओवरऑल पढ़ा रहे हैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, सिर्फ वही करिकुलम है, पढ़ाना वाली चीजें ही करिकुलम में नहीं है।
करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटी दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में होती हैं। इसमें सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसका आंसर दो, देखते हैं। इसके दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में हैं, फटाफट करो। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे? फर्स्ट है आस्किंग स्टूडेंट टू रिमेंबर टेक्निकल टर्म परफेक्टली, या ऑर्गेनाइज अ रिफ्रेश कोर्स ऑन साइंस फॉर लैंग्वेज टीचर। दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एन एसे ऑन सम साइंटिफिक टॉपिक, या अरेंजिंग फील्ड विजिट फॉर एन एग्जॉस्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट द रिपोर्ट देयर ऑफ। 15th का बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, ऑलमोस्ट सभी सही दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा भाई? एक बच्चे ने शोभा आपने गलत दिया है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी, जिसमें देखो वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक अध्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द अनस्पोकन और इम्प्लिसिट एकेडमिक, सोशल एंड कल्चरल मैसेज that are communicated to students while they are in social constitute। बताओ, आंसर बताओ। क्या आंसर होगा इसका? इस वाले करिकुलम को क्या बोला? अनस्पोकन। देखो रोशनी ने सही दिया इसका आंसर और सभी ने गलत दिया है। हिमांशी ने, कशिश, निरंजन, प्रदीप, मसूद, सबने सही दिया ऑलमोस्ट। काफी बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। देखो, जिस अव्यक्त अथवा अंतर्निहित विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होने वाली, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम करिकुलम में लिखते नहीं है, पर बच्चा वहां के एनवायरमेंट से, वह टीचर से, अपने सहपाठियों से, ठीक है, और स्कूल एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा ऐसी चीजें सीखता है व्यवहार संबंधित या कोई भी चीजें जो एनवायरमेंट से सीखता है, जो स्कूल का पर्पस नहीं है सिखाना, पर बच्चा सीख जाता है, तो उस वाले करिकुलम को बोला जाता है हिडन करिकुलम। अनस्पोकन और इम्प्लिसिट करिकुलम भी हिडन ही होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द करिकुलम ऑफ द स्कूल एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ, जो करिकुलम होता है स्कूल का वो किस पर्पज से एग्जिस्ट करता है? क्या होता है? प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन एजुकेशन, या प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विथ स्किल नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लिविंग, या प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विथ ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल एजुकेटिव एक्सपीरियंस, यहाँ पे मीनिंगफुल आएगा। फोर्थ है सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक अटेनमेंट्स। चलो बताओ, इजी क्वेश्चन है भाई, रीड करके आंसर देना, अच्छे से सोच समझकर आंसर देना। करिकुलम क्यों बनाया जाता है स्कूल में? देखो इसका आंसर होगा भाई सी होगा इसका आंसर। देखो, बच्चों को ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एजुकेटिव, बच्चों को इस प्रकार के एजुकेटिव एक्सपीरियंस देना अर्थपूर्ण, जो जरूरी है और वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो करिकुलम का मतलब यही है, बच्चों को संगठित अर्थपूर्ण शैक्षिक अनुभूतियां प्रदान करना करिकुलम से। ठीक है, देखो बी क्यों नहीं है? बच्चों को एक प्रभावी और एक अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना। इसमें एक चीज पर फोकस किया है,
जबकि करिकुलम इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बच्चों को एक वेल ऑर्गेनाइज प्री प्लान्ड वे में एजुकेटिव एक्सपीरियंस दे सके। ठीक है, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद स्किल नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लिविंग, इसमें बच्चों को जीवन जीने के लिए सिखाया जाता है। नहीं, हम जो करिकुलम बनाते हैं वो ऑर्गेनाइज होता है ताकि हम बच्चों को अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान कर सके। बच्चों को ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाना, ऐसी ऐसी कंसेप्ट रखना जिससे बच्चे ये सब चीजें करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ज्यादा बड़ा आंसर क्या है? सी, थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट करना है भाई, थोड़ा सा बताओ इसका आंसर क्या होगा। है उद्देश्य, पर्पसफुली ड्रॉ टुगेदर स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू फ्रॉम विद इन और अक्रॉस सब्जेक्ट area to develop a more powerful understanding of key ideas. Components are connected in meaningful ways. Here the curriculum approach. ये कौन सा करिकुलम है जिसमें उद्देश्य पूर्वक विषय के मध्य विषय अंतर्गत दक्षताओं, अभिवृत्ति और मूल्यों को एक साथ विचनता। फटाओ भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब है जब टीचर एक सब्जेक्ट की दीवार तोड़कर दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, स्किल डेवलप हो, उनका एटीट्यूड डेवलप हो, वैल्यूज डेवलप हो, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया? इंटीग्रेटेड करिकुलम। क्या हो गया भाई? इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इसका आंसर होगा भाई ए। नाउ नेक्स्ट करो भाई क्वेश्चन नंबर 19। पाठ्य सहगामी गतिविधियों को आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो हम को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्कूल में, उसका उद्देश्य क्या होता है? को करिकुलर एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ करिकुलम ओनली। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यचर्या का ही अंग है, या co-curricular activity give a chance to school to get a name and fame. Co-curricular activity help in overall development of learner. या भाई co-curricular activities are part of national policy of education. फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर दो भाई फटाफट से। नाइनटीन्थ का है, देखो लर्नर पर हमें जाना है। को करिकुलर एक्टिविटी हमें किस चीज, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में, संपूर्ण विकास में मदद करती है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द नेचर ऑफ नॉलेज कैसा है? डायनामिक एंड रिलेटिव, परमानेंट, ओनली डायनामिक, ओनली रिलेटिव। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 फटाफट से इसका आंसर बताओ। डायनेमिक एंड रिलेटिव या परमानेंट? बताओ भाई। 20th का है भाई फर्स्ट आंसर। क्यों है? क्योंकि डायनामिक और रिलेटिव होता है गतिशील और सापेक्ष, यानी कि नेचर ऑफ नॉलेज भाई चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, त्योहारों के उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करने के माध्यम से बच्चों को एक समूह बहुत सारे अंकगणितीय कौशल सिखाता है। यह एक तरह का
बताओ ये किस प्रकार की लर्निंग है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंसिडेंटल या नॉन फॉर्मल? त्योहारों के उत्सव से, यानी कि एक चीज को स्पेसिफाई कर दिया, एक इंसिडेंट को इन्होंने स्पेसिफाई किया है जिसमें फेस्टिवल को जो हम सेलिब्रेट करेंगे उससे बच्चों में अर्थमेटिक स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो एक स्पेशल ऑफर से, यानी कि इंसिडेंट से बच्चा बहुत सारी स्किल डेवलप करेगा। इंसिडेंटल लर्निंग, जब त्योहारों से बच्चा या एक चीज से बच्चा कोई ऐसी चीज सीखता है तो इंसिडेंटल लर्निंग हो जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। टू एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ कोरिलेशन मैथमेटिक टीचर मस्ट हैव वर्सेटाइल नॉलेज ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। फर्स्ट है, यह स्थापित करने के लिए कि गणित के शिक्षक को किस प्रकार का सहसंबंध होना चाहिए। विभिन्न विषयों के बुनियादी तत्वों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए। इंसिडेंटल कोरिलेशन, सिस्टेमैटिक कोरिलेशन या बोथ या नन ऑफ दीज। फटाफट से इसका आंसर बताओ। आंसर क्या होगा भाई 22 का? देखो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों होगा? देखो सिस्टेमैटिक लर्निंग होता है, इंसिडेंटल मतलब किसी इंसिडेंट से लर्निंग, किसी इंसिडेंट से लर्निंग होना, और बचा सिस्टेमैटिक कोरिलेशन, यानी कि इस तरीके से इजी टू डिफिकल्ट करना, इजी टू कॉम्प्लेक्स ज्ञान को आयोजित करना। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? शिक्षा की दिशा, या हु डिसाइड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन? बिल्कुल सही भाई, 23 का आंसर ऑलमोस्ट सभी सही दे रहे हैं। हमारे जो एम्स और करिकुलम होते हैं वो हम जो डिसाइड करते हैं, एम्स उसके आधार पर करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम से हम अपने डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं या अचीव भी करते हैं। तो आंसर इज एम्स एंड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, जल्दी से आंसर दो फिर मैं दूंगी। बताओ क्या आंसर होगा 22 का? देखो भाई सोच समझ कर आंसर देना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा करिकुलम का मतलब। आंसर कम सही आ रहा है भाई, दोबारा तो आंसर सही कम आ रहा है भाई। अब आ रहे हैं आंसर सही। इसका होगा भाई 2, यानी कि विद्यालय के संरक्षण से में संगठित विद्यार्थियों के अनुभव का कुल योग, जो हम विद्यार्थियों को ऑर्गेनाइज्ड वे में जितने भी एक्सपीरियंस देते हैं स्कूल के अंदर, वो सभी क्या होते हैं? करिकुलम। जो बच्चे को स्कूल के अंदर जितनी भी अनुभव दिए जाते हैं वो सारे अनुभव करिकुलम का पार्ट होते हैं। 25, द करिकुलम शुड बी,
करिकुलम कैसा होना चाहिए? फर्स्ट है टू बी फिक्स्ड इंडिपेंडेंटली एंड द चाइल्ड मेड टू फिट टू इट, बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, या बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड, या बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड। फटाफट बताओ। वेरी वेरी इजी। 25। फिक्स्ड तो कभी भी करिकुलम होना ही नहीं चाहिए, फिक्स्ड, गलत। अब देखो, एक समान नीति के अनुसार तैयार, एक ही समान मतलब कि फिक्स ही हो गया, सबके लिए एक जैसा, समान नीति से, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, नहीं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है स्टूडेंट की नीड के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए करिकुलम, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हम इसको बोलेंगे। तो 25 का है भाई डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, डू यू थिंक दैट को करिकुलर एक्टिविटी, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि पाठ्य सहगामी गतिविधियां क्या है? बोलो शालिनी, क्या दिक्कत आ रही है भाई? हाँ जी, आज ईवीएस और मैथ्स की लास्ट क्लास है, कोई डाउट है तो पूछ लो। 70 के अराउंड 74 या 75 आई थिंक क्वेश्चन है। तो क्या है, डू यू थिंक को करिकुलर एक्टिविटी शुड नॉट इंक्लूड इन द स्कूल करिकुलम, should be made an essential part of curriculum, should not be made compulsory for all, harms the academic progress of the student। तो आंसर 2 इज करेक्ट। 2 ऑप्शन सबसे बेटर है। क्या कि स्कूल का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, अनिवार्य होगा तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ चलो भाई, फटाफट बताओ, क्या वाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, स्कूल में बच्चों को गेम्स क्यों खेलने चाहिए? इट मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इट मेक वर्क इजियर फॉर टीचर, इट हेल्प इन पासिंग टाइम, इट डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। बताओ। कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है डी। तो आंसर डी पर हम जाएंगे भाई। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। एक तो सहयोग डेवलप होता है बच्चों के अंदर गेम से, और जो फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, तो इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। हम गेम से ये सारी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम मीन्स, पाठ्यचर्या का अर्थ है, करिकुलम का अर्थ क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, या इवेल्युएशन, या ऑल ऑफ दीज। बताओ। चलो भाई बताओ, आंसर इसका एकदम सही है भाई, क्या? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। निश्चित समय के लिए निर्दिष्ट किसी विषय के पाठवार विषय वस्तु की रूपरेखा को कहते हैं। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। एक टाइम में हम उस चीज को, सब्जेक्ट को कवर करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। बिल्कुल सही भाई, निश्चित समय के लिए निर्दिष्ट किसी विषय के पाठवार विषय वस्तु की रूपरेखा, रूपरेखा को बोला जाता है भाई कोर्स। कोर्स है इसका आंसर। यही एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट,
कि भाई टॉपिक्स क्या क्या है हमारे सब्जेक्ट में और जो हमें कवर करने हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक सिलेबस, कोर्स हो गया, सॉरी कोर्स, कि हमें इस कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, 29 का आंसर क्या होगा भाई 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी आओ भाई, फटाफट आंसर दो इसका। गौतम 30th का आंसर है, देखो मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता भाई, टेट में बच्चों जैसा मैथ आता है, बिल्कुल बच्चों जैसा, जैसे आप बच्चे हो ना छोटे, ऐसा ही मैथ आता है, हार्ड नहीं कह सकते हम उसको। ठीक है, पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यचर्या निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं? वेरी इजी, लर्नर इसका आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट भाई, इसको इधर कर देते हैं। नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। योजना का प्रकार जो अधिगमकर्ता को विषय के परे संबंध जोड़कर सीखने का अवसर प्रदान करता है, बताओ। यूनिट प्लानिंग, वर्टिकल प्लानिंग, डिसिप्लिनरी प्लानिंग या थीमेटिक प्लानिंग? छोटे नहीं मैम, सब जल्दी बताओ भाई क्या है इसका आंसर। A type of planning that present learner with the opportunity to discover relationship that an across subject, इस प्रकार की प्लानिंग को बोला जाता है, मैं बता देती हूँ क्या बोला जाता है, पहले आप लोग बताओ। जो इस प्रकार की प्लानिंग होती है, क्वेश्चन समझने नहीं है, देखो एग्जाम में आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो मैम कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या आप लोग कह सकते हो? बताओ भाई, नहीं कह सकते आप लोग, है ना? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। योजना का प्रकार जो अधिगमकर्ता को विषय के परे संबंध जोड़कर सीखने का अवसर प्रदान करता है। देखो यूनिट प्लानिंग होता है, यूनिट प्लानिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। इसका मतलब होता है मॉरिसन ने एक और चीज दी थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, कई बार पूछा जाता है ये चीज भी। इसमें गेस्टोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों को एक विषय का ज्ञान एक साथ देना चाहिए। वर्टिकल प्लानिंग होता है जिसमें क्या होता है भाई, वर्टिकल प्लानिंग में कि पहला पार्ट या पहली क्लास या पहला सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट या क्लास या उसके लिए प्रीवियस नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और डिसिप्लिनरी प्लानिंग यानी कि इसमें हम ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें क्या होता है कि लर्नर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है जो एक सब्जेक्ट से बाहर जाकर दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ा जाए। डिसिप्लिन मतलब हो गया यहां पर सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट को तोड़कर दूसरे सब्जेक्ट से रिलेशन बनाना। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर दो भाई, क्या है इसका आंसर? सी एकदम करेक्ट है। क्लियर नहीं है भाई वीडियो? आज तो वीडियो एकदम क्लियर है, किसी का ऐसा कोई डाउट नहीं आया है? ठीक है, इसका आंसर होगा भाई डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने का जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, थीमेटिक कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है।
थीमेटिक प्लानिंग कोई प्लानिंग नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है द अनप्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दैट अकर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्कूल पार्टिसिपेशन आर आउटकम ऑफ। सीखने के ये अनुभव जो विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनियोजित ढंग से स्वतः आते हैं, उन्हें कहते हैं। बताओ क्या होते हैं जो खुद से आते हैं। अभी अभी हमने एक इसका स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन किया है, भाई फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे लिखा करो 34 का आंसर क्या है। देखो वर्टिकल प्लानिंग होती है जिसमें हम ये प्लान करते हैं, एक तो क्लास, सब्जेक्ट और पार्ट, इन तीनों को लेकर हम प्लानिंग करते हैं कि ये वाली प्लानिंग अगले जो हम पढ़ाएंगे उसके लिए प्रीवियस नॉलेज प्रोवाइड करें। देखो अभी हमने पढ़ा था भाई अनप्लैन्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, वो लर्निंग एक्सपीरियंस जो विद्यालय कार्यक्रम के दौरान अनियोजित ढंग से सीखे जाते हैं, मतलब जिनको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते पर बच्चा अपने आप सीख जाता है बहुत सारी चीजें करिकुलम से। उस करिकुलम को बोला जाता है हिडन करिकुलम। क्या बोला जाता है भाई? हिडन करिकुलम बोला जाएगा। आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर, देखो हॉरिजॉन्टल करिकुलम क्या होता है? सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहेगा, ज्ञान जो एक ज्ञान अलग अलग सब्जेक्ट से देना, टॉपिक सेम रहेगा पर उस ज्ञान को हर अलग अलग स्ट्रीम वाले बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट से देना उस ज्ञान को। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द लर्निंग चिल्ड्रन डिराइव इन स्कूल फ्रॉम टीचर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ। जो बच्चा टीचर बिहेवियर, एटीट्यूड और बिहेवियर से चीजें सीखता है वो कौन सा करिकुलम कहलाता है? बताओ वो कौन सा करिकुलम कहलाता है? अभी भी इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमने किया था भाई आंसर इसका, अभी हमने किया था आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई, कोई टेंशन मत लो इसकी। चाहिए कॉफी देना नेक्स्ट टाइम ले आना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? जो टीचर के व्यवहार से या टीचर के एटीट्यूड से बच्चा सीखता है तो वो होता है हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये वाली जो डेफिनेशन है ना करिकुलम की, एक तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है जो अभी ब्लैक बोर्ड पे आई है, यानी कि व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, ये करिकुलम की जो डेफिनेशन है इसमें बहुत अच्छा मीनिंग भी है करिकुलम का। चलो ठीक है, मैं एक बार करिकुलम बता देती हूं। करिकुलम, हिडन करिकुलम, वो करिकुलम जो लिखा नहीं होता, अनस्पोकन होता है, अनरिटन होता है, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते, पर बच्चा बहुत सारी चीजें जो स्कूल के एनवायरमेंट से सीखता है, टीचर के एटीट्यूड और बिहेवियर से सीखता है, अपने क्लासमेट से सीखता है, या अपने सहपाठियों से जो नेचुरली सीखता है बहुत सारी चीजें, उस करिकुलम को क्या बोला जाता है? हिडन करिकुलम। ठीक है, नल करिकुलम को कुछ नहीं होता, ओके, हिडन ही होगा। क्यों हिडन क्यों नहीं होगा? देखो, छात्र द्वारा स्कूल के शिक्षक, जो शिक्षक के व्यवहार से सीख लेता है, जो व्यवहार से ऑटोमेटिकली सीखता है। अगर देखो टीचर टाइम से आएगा, बहुत पंक्चुअल होगा, टीचर बहुत, मतलब टीचर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी, तो बच्चा भी उन क्वालिटीज को ग्रैब करेगा और सीखेगा, तो नेचुरली सीखता है। हाँ
ठीक है। और कोई टीचर बेकार है भाई, नहीं अच्छा पढ़ाता है, बच्चों पे ध्यान नहीं देता, तो बच्चा उनको भी सीख लेता है, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उस करिकुलम को बोला जाता है हिडन करिकुलम। चलो आंसर दो भाई 32 का। द अनप्लैन्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, ये दोबारा से रिपीट है शायद। सीखने के ये अनुभव जो विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनियोजित ढंग से स्वतः आते हैं, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक सो। हाँ, इसका आंसर बताओ क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा कनिंगम। कनिंगम की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्लास में ना कोक फिल चलो नेक्स्ट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट से। एक ही कक्षा में विभिन्न विषयों के संप्रत्य को पाठ्यक्रम नियोजन को कहते हैं, बताओ। करिकुलम ऑर्गेनाइज यूज्ड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लासेस। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और हेल्पफुल भी रहेगा। इसका आंसर होगा भाई हॉरिजॉन्टल करिकुलम। अब देख लो ये हॉरिजॉन्टल करिकुलम होता क्या है कि एक ही कक्षा में विभिन्न विषयों, जब एक ही कक्षा में विभिन्न विषयों के संप्रत्य को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक बहुत सारे विषयों के कंसेप्ट को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना, ठीक है, एट द सेम क्लास, यानी कि क्लास तो सेम होगी। जैसे क्लास हो गई 11th, उसमें स्टैटिस्टिक का टॉपिक पढ़ाना है, वो साइंस मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ा दिया भाई मैथ से, नहीं नॉन मेडिकल वालों को मैथ से पढ़ा दिया, आर्ट्स वालों को इको से पढ़ा दिया, और कॉमर्स वालों को इको से पढ़ा दिया, तो सब्जेक्ट तो एक हुआ, कंसेप्ट डिफरेंट कंसेप्ट को एक ही क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो वो करिकुलम हो गया आप लोगों का हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर दो भाई, इजी सा क्वेश्चन है। A teacher shall include social and moral values. बताओ इसका आंसर क्या होगा। थर्टी सिक्स का का क्या आ रहा है भाई, सी। अ टीचर शैल इंक्यूलेट सोशल एंड मोरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट बाय डिलीवरिंग लेक्चर ऑन वैल्यूज, शोइंग टीचिंग प्रोग्राम, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटी। सबसे सीधा सा आंसर क्या है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जिसमें होगा वही आंसर सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट से इसका आंसर दो भाई। बताओ क्या होगा, सीधा सा आंसर है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस, शोज एंड ब्रिंग आउट स्कूल मैगजीन आर मीन फॉर ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय के लिए शिक्षा देना, स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना, नहीं स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना नहीं है भाई, सेटिस्फाई द पेरेंट्स नहीं, प्रोवाइडिंग अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर। देखो जिसमें लर्नर आ गया ना,
प्रोवाइडिंग अ क्रिएटिव चैनल, तो आंसर इज सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन पे जाए करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट दो, द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। बताओ क्या है, बहुत इजी है इसका आंसर, बहुत इजी आंसर है भाई। देखो भाई, विकैरियस का मतलब होता है पूर्ण संतुष्टि। हम कभी भी पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये जिसमें आ जाएगा ना वर्ण पूर्ण, पूर्ण वो कभी भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब और ऑप्शन देख लेते हैं, हेल्प स्टूडेंट अचीव वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम रूटीन, नो। थर्ड है, गिव स्टूडेंट एन ओरिएंटेशन टू द वर्ल्ड ऑफ द वर्क, शिक्षार्थी को कार्य के संसार के प्रति अभिविन्यास करना, नहीं, इसमें कार्य पर फोकस कर दिया, नहीं, यानी कि शिक्षार्थी को ठीक प्रकार से समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 39। Games and student at the elementary school level help student ensure success at any cost। बताओ आंसर बताओ। सह शिक्षा को बोला जाता है को करिकुलर। आंसर इसका सभी ने सही दिया है, बहुत इजी है, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दो। को करिकुलर एक्टिविटी, co-curricular activity should find place in school for the reason, क्यों? To make the best use of the vacant slot, to develop the various hidden ability among learner। चलो इसका आंसर दो भाई। अब बहुत इजी आंसर है, देखो मैंने तो पढ़ा और तभी आंसर दे दिया, अगले ऑप्शन पे ही नहीं गई, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसमें बहुत अच्छा मीनिंग छुपा हुआ है। को करिकुलर एक्टिविटी इसलिए ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि बच्चों में जो छुपी क्षमताएं है ना उनका डेवलपमेंट किया जा सके। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर हैविंग गेम्स इन स्कूल। विद्यालय में खेल रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्या कारण है? वेरी वेरी इजी। इंक्रीज कोऑपरेशन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन,
इन स्टूडेंट आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोडल एजेंसी फॉर फ्रेमिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? वो कौन सी नोडल एजेंसी है जो हमारे देश में करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है? इसका आंसर भी सभी को आना चाहिए। बहुत बार मैंने बातों बातों में भी बताया है भाई। फटाफट दो इसका आंसर, चलो फटाफट से दो। 42 का क्या आएगा भाई? 42 का क्या आएगा? डी, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की क्या है भाई? फुल फॉर्म। ठीक है, एनसीईआरटी ही हमारे देश में क्या बनाती है? करिकुलम, पाठ्यचर्या। और आज तक कितनी बार बना है भाई हमारे देश में करिकुलम? 4 बार। कब कब बना है? 1975, 1988, 2000, 2005, 4 बार। और अभी कौन सा चल रहा है? 2005। इन तीनों की अप्रोच क्या थी? व्यवहारवादी। इसकी अप्रोच क्या है? संरचनावादी, संरचनावादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। कलर थोड़ा चेंज हो गया इसमें, वो गलती से हो गया होगा। रचनावादी या संरचनावादी भाई एक ही मतलब है। रचनावादी या संरचनावादी एक ही मतलब होता है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 को इसके सही मायनों में लागू करने हेतु एक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में आपकी क्या क्रमिक वरीयताएं होंगी? फर्स्ट, पाठ्य पुस्तकें समेत अधिगम सामग्री की समीक्षा या कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था को बदलना। थर्ड, स्टाफ मेंबर की बैठक बुलाना। नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शन और भी है भाई। अच्छा, इसको सीक्वेंस में लगाना। डिसाइडिंग पेडागोजिकली स्ट्रेटेजी, कॉलिंग अ मीटिंग। चलो बताओ, इसको हमें लगाना है भाई सीक्वेंस में। सीक्वेंस में करना है इस वाले क्वेश्चन को। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा भाई इसका आंसर? सॉरी, बताओ भाई। ये लो दोनों ऑप्शन देख लो भाई क्वेश्चन के। देखो कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चन को। देखो, एक तो पहले भाई हम ना इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक समेत अधिगम सामग्री की समीक्षा, कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था को बदलना, या सीक्वेंस बताना है किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग को बुलाना, फिर डिसाइडिंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, या कॉन्स्टिट्यूशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। देखो सबसे पहले तो भाई ये आएगा कौन सा? कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, फिर कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। तो सी और ई किसमें है? इन तीनों में। तीसरा ऑप्शन डिसाइडिंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, ये भी ठीक है, डी यही आंसर होगा। फिर आएगा क्या? फिर इसमें आएगा भाई एफ क्या है? कॉन्स्टिट्यूइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाना, एफ आएगा। फिर आएगा ए को देखते हैं हम पीछे,
रिव्यूइंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है। फिर क्या होता है, बी आएगा लास्ट में, चेंजिंग सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ लर्नर्स इन द क्लास। तो आंसर इसमें क्या आएगा भाई, लास्ट आएगा, सेकंड इसका आंसर होगा। इस तरीके से अरेंज करना है, जब आप लोगों को ये एक स्क्रीन पे दिखेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसमें इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि 2 स्लाइड्स में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल यू ले एम्फेसिस on for the betterment of your learner? English, mathematics and science, computer and professional subject like commerce and tourism, all subject, no subject is less important than। बताओ इसकी स्टेटमेंट बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दो भाई फटाफट, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। देखो सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी कम और ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू एनहेंस लर्निंग इट लोअर क्लासेस इज। निचली कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या है, सीखने के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना, या ड्रिल इन मैथमेटिक्स, या भाई प्रेजिंग द स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट, या सामग्री को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना। देखो प्राइमरी क्लासेस में सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, लर्निंग बढ़ेगी जब हम बच्चे के अनुभव से लर्निंग को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आंसर इज डी, इसमें तो सोचना ही नहीं था। एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? जो हमारा एनसीएफ 2005 अभी मैंने बताया था संरचनावादी है, संज्ञाना नहीं, ये कोग्निटिविज्म है, संरचनावादी, कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि बच्चों को ज्ञान इस तरीके से देना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देना ताकि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। और बच्चों को ज्ञान बोझ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, बिल्कुल सही है। शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, ये भी सही है। इंक्रीजिंग अर्थमेटिक कॉम्पिटेंसी अमंग स्टूडेंट, या फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, देखो ये प्रिंसिपल्स मैंने 5 आप लोगों को बताए थे, मैंने 5 प्रिंसिपल्स आप लोगों को बताए थे। क्या था, एक तो कनेक्टिंग, नो ये तो है, शिफ्टिंग अवे रोट लर्निंग, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, तो सी हमने नहीं बताया था, 5 हमने प्रिंसिपल्स बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है 48। एज पर द एनसीएफ द रोल ऑफ टीचर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हमारे एनसीएफ के अनुसार टीचर का रोल क्या होता है, बताओ टीचर का रोल क्या होता है, लीडर का, इवेल्युएटर का, फैसिलिटेटर का, या ऑल ऑफ द अबव? बताओ चलो, मुझे पता है इसका ज्यादातर बच्चे ये वाला आंसर देंगे, ऑल ऑफ द अबव, पर इसमें एक मेंशन कर दिया एक चीज, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो रोल ऑफ टीचर का रोल क्या बताता है, वो टीचर का रोल बताता है फैसिलिटेटर का, सबका नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद कर लो। एनसीएफ क्या बताता है टीचर के बारे में, कि टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी कि बच्चे की लर्निंग को इजी वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत करे ताकि बच्चों को सीखने में बहुत आसानी हो और ज्ञान बोझ ना लगे, ठीक है। ओनली फैसिलिटेटर का बताया था एनसीएफ 2005 ने, और कोई रोल नहीं बताया, ठीक है। अब सबका सही आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? देखो ये भाई 25 से, ये नहीं आएगा, 25 से 40% है, बताओ कितने प्रतिशत क्वेश्चन हमें शॉर्ट आंसर रखने चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है, वो कितने रखने चाहिए, कितने परसेंट में पूछा गया है, फटाफट बताओ। 49 का होगा भाई बी,
हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चों के क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40%, 25 से 40% जरूर होने चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर क्या है? सामाजिक संरचना दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? बताओ। मूल्यांकन, सुविधादाता, लेक्चरर। देखो जब ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आप लोगों को आंसर पता है कैसे देना है, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो आंसर क्या है भाई? सबसे बढ़िया फैसिलिटेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, वर्तमान में पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठ्य पुस्तक आधारित है। क्यों? द प्रेजेंट करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक आर बेस्ड, किस पर बेस्ड है? चलो बताओ, अभी अभी बताया था इसका आंसर 51 का बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, जस्ट अभी अभी इसका आंसर। हाँ अब सही आ रहा है। इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर। सबसे बढ़िया शब्द है संरचना। कौन सा शब्द है? संरचना। संरचनावादी अप्रोच होनी चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अध्यापक का दायित्व क्या है? चलो ये दोबारा से रिपीटेड हो गया है, अलग वे में पूछ लिया है क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर बताओ भाई क्या होगा इसका? चलो बताओ क्या है इसका आंसर? तो सबको पता है क्या है इसका आंसर। फैसिलिटेटर इसका आंसर है भाई। क्या आंसर है? फैसिलिटेटर। फटाफट आंसर बताओ अब, चलो फटाफट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार की कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन को निम्न विषयों के पाठ्यपुस्तक में एकीकृत करना चाहिए। बताओ, बहुत इजी सा है। देखो भाई सबका नाम लूंगी क्लास के लास्ट में। आज सब बच्चे लास्ट में 2-4 मिनट आप लोगों को बताऊंगी भाई कैसे क्या करना है। बताओ क्या है भाई? बोथ, सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। सही है सभी का आंसर। नेक्स्ट देखो भाई काफी बच्चों की ना एक शिकायत है, मैम आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम लेते हो, ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज जब ये क्लास खत्म होने वाली होगी ना, सब बच्चों का नाम लेंगे। ठीक है, तो क्लास के लास्ट तक रुकना पड़ेगा। और कोई डाउट्स है तो वो अपना पूछ लेना आज ही। ठीक है, दिन कम रह गए आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका। सेम क्वेश्चन है, फैसिलिटेटर। क्या है भाई इसका आंसर? फैसिलिटेटर। आंसर इज सुविधादाता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? पैसिव तो होगा नहीं, देखो पैसिव वाला तो काट दो। क्या होना चाहिए? एक्टिव एंड सोशल। मच बेटर ऑप्शन। क्या होना चाहिए? एक्टिव और सोशल होना चाहिए। ठीक है,
ज्यादातर बच्चों ने भी यही आंसर दिया है। कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? 55। चलो नेक्स्ट करो। सोशल इक्वालिटी इज सपोर्टेड बाय, सामाजिक समानता का समर्थन करता है। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो, दो हमने वर्ड पढ़े, एक सोशल इक्विटी, सोशल इक्विटी ये वर्ड होता है, एक होता है सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, सामाजिक साम्य। इसका मतलब होता है कुछ वर्गों को ऐसी सहायता देना जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ऐसी सहायता प्रोवाइड करना ताकि वो सोशल के बराबर आ सके, जैसे कि रिजर्वेशन, आरक्षण, आरक्षण दिया जाता है। सोशल इक्वालिटी यानी कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, सभी को एक जैसे अवसर देना। वो जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट 2009 भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? सामाजिक समानता का समर्थन कौन करता है? सामाजिक को बिल्कुल सीधा सा आंसर है इसका, सामाजिक समानता या सामाजिक समता। एक ही वर्ड है, समाजवाद ही इसको सपोर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज, मानव समाज की मूल इकाई किसे कहते हैं? चलो बताओ, इसका आंसर भी बहुत इजी है पर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज, मानव समाज की मूल इकाई को क्या कहते हैं भाई? मानव समाज की मूल इकाई को क्या कहते हैं? फैमिली, बिल्कुल सही। देखो, मूल इकाई जो भी आई वो फैमिली आएगी, मूल के अलावा जो भी आई वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, ये मैंने कल कराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सलाह दे कि वे प्राइवेट ट्यूशन लगा ले। हमें कभी भी बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की सलाह नहीं देनी है, उसे स्वयं एक रिफ्रेश कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए। थर्ड है, कोई और नौकरी ढूंढ ले या मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करे कि वह उसकी कक्षा बदल दे। चलो आप लोग बताओ, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, इन केस कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों को नहीं अच्छी लगती आपकी क्लास, जब सबको ही ना लगे तब दिक्कत आती है। ठीक है, तो टीचर को ना खुद के अंदर इंप्रूव करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर सके, उसकी टीचिंग सुधर सके। तो बेटर ऑप्शन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 59, बताओ, विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी सी आर ऑफ स्टूडेंट विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लर्निंग एबिलिटी, ब्राइट, एवरेज, पुअर, विच सेक्शन वुड यू प्रीफर? एक में तो क्या है? ब्राइट, एक में एवरेज, एक में कैसे हैं? पुअर बच्चे। ठीक है, तो आप कौन से सेक्शन को प्रीफर करोगे टीच करने के लिए? बताओ। आप एक टीचर हो, 3 सेक्शन है, एक में बहुत कैसे बच्चे हैं? ब्रिलियंट, ब्राइट स्टूडेंट है, एक में एवरेज और एक में पुअर है, तो आपको चूज किया जाता है। तो इस तरीके से आंसर बताओ। चलो, बिल्कुल सही, नो सच प्रेफरेंस, ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं होती, ये ऐसी कोई भी टीचर प्रेफरेंस नहीं ले सकता।
ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई टीचर के, यहाँ फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड अ सिटिंग प्लान? डिसाइड है, डिवाइस है। अ सिटिंग प्लान इन द क्लास, किसी कक्षा में सिटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्या हो सकता है? फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल रिलेशन विद स्टूडेंट, ग्रुपिंग एज पर स्टूडेंट एबिलिटी, या इंटेलिजेंस एंड लेवल ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 57 एक बार देख लेते हैं भाई। देखो, समाज की दो इकाई होती है सोशलाइजेशन की, एक तो मूल, एक गौण। गौण मीन सेकेंडरी। मूल में सिर्फ और सिर्फ घर, परिवार, और परिवार में भी सबसे पहले मां आती है। उसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सेकेंडरी होगा। समाज, आस पड़ोस, मित्र, कोई भी चीज जिससे बच्चा सोशलाइजेशन होना सीख रहा है वो सब सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 60, बताओ इसका आंसर बताओ। एक टीचर को सिटिंग प्लान कैसे बनाना चाहिए? स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चों की योग्यता के आधार पर सामूहिकरण करके सीखने को बढ़ावा के अनुसार। चलो, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाए तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? बताओ किस पर डालोगे? फर्स्ट है विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाएं, सेकंड है अधिकारी की कमजोर योजना, या योर ओन मेथड ऑफ टीचिंग ए स्टूडेंट नेग्लिजेंस इन स्टूडेंट, बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही। बताओ, चलो 61 का आंसर बताओ भाई। 61 का आंसर क्या होगा? हाँ, अगर आपकी स्टूडेंट ज्यादा मात्रा में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका ही मेथड खराब था। हम किसी और में नाम नहीं रख सकते। अगर एक दो होते तो फिर भी सोचा जाता, पर सारे ही बच्चे, ज्यादा मात्रा में बच्चे फेल हुए हैं तो इसका मतलब आपने जो मेथड यूज किया था, आपने जो बच्चों को पढ़ाया था वो बच्चों को समझ नहीं आया था। तो आंसर क्या होगा? योर ओन मेथड ऑफ टीचिंग। हम अपने ही शिक्षण मेथड को दोष देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, फटाफट बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 52। विद्यालय की स्टाफ मीटिंग में एक दिन आप बहुत मत द्वारा लिए गए किसी निर्णय से सहमत नहीं होते। कई बार मीटिंग होती है, उसमें जो निर्णय लिया गया है उससे आप सहमत नहीं होते, तो ऐसी व्यवस्था में आपकी प्रतिक्रिया, तो आप क्या करेंगे? क्या रिएक्शन होगा? एक्सेप्ट द मेजोरिटी डिसीजन, या उसको उस डिसीजन को मान लेंगे, आर्ग्यू अगेंस्ट इट फोर्सफुली, बलपूर्वक इस निर्णय के विरुद्ध तर्क करेंगे, पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कंसीडरेशन, अपने दृष्टिकोण को विचार के लिए रखेंगे, लीव द मीटिंग इन प्रोटेस्ट। बताओ, वेरी वेरी इजी। अगर देखो आप सहमत नहीं हो तो उसके मानने से बढ़िया है कि अपना व्यू तो एटलीस्ट रख दो उनके सामने, उनको अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, एटलीस्ट अपना व्यू आप लोगों को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, यदि कोई विद्यार्थी लंबे समय तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो अध्यापक के लिए क्या करना चाहिए? बताओ। इफ अ स्टूडेंट happened to be absent for a long time, the teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए, क्या करना उचित होगा? फर्स्ट है फाइंड आउट द रीजन फॉर एब्सेंस, सेकेंड है विद्यालय से उसका नाम काट दो, थर्ड उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना, या इसकी रिपोर्ट मुख्य अध्यापक को करना। बताओ भाई। देखो आंसर वो देना है बढ़िया वाला। आंसर क्या है इसका 63 का? फाइंड आउट द रीजन, पहले उसके रीजन का पता चलो भाई वो स्कूल में क्यों नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि टीचर को इस बात का पता लगाओ कि भाई बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन है। फिर रीजन पता चलेगा तो टीचर उनके पेरेंट्स से मिलेगा, उसकी समस्या को दूर कर सकता है जिससे बच्चा स्कूल में आ सके। ठीक है,
तो कई बार टीचर को ऐसे स्टेप्स भी उठाने पड़ते हैं, पर टीचर कभी नाम नहीं काट सकता बच्चे का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। यदि कोई बालक अध्यापक के पास कोई समस्या लेकर आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? अध्यापक बच्चों को तुरंत समझाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या अध्यापक बच्चों को कहे कि उसके आसपास उसके पास समय नहीं है, उसे बाद में आना चाहिए। सोल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ इमीडिएटली, बच्चे की समस्या को तुरंत समाधान करना चाहिए, या बच्चे की इस भांति सहायता करे कि बच्चा अपनी समस्या का स्वयं समाधान ढूंढे। अच्छा क्वेश्चन है। सिक्सटी फोर है भाई क्वेश्चन नंबर, ये 54 नहीं है, क्वेश्चन है 64। तो इस पर आंसर दो भाई, सभी का क्या आ रहा है? 444। हाँ, क्या है देख, बच्चे की भांति सहायता करेगी, बच्चा अपनी समस्या का समाधान तो खुद बच्चों को हेल्प भी करी टीचर ने, और इस तरीके से कि बच्चे ने ही अपनी समस्या का समाधान निकाला। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? डी। किसी ने सी भी दिया है, सोल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ इमीडिएटली। नहीं, अगर टीचर सोल्व कर देगा तो उसको तो सीधा पका पकाया खाना मिल गया। नहीं, टीचर से को इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, और वो खुद करके सीखेगा तो वो आगे जो आने वाली समस्याएं होंगी उनका समाधान भी करने में बच्चा निपुण हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एक विद्यार्थी को अध्यापक से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है। बताओ, एक विद्यार्थी को बच्चे से सहमत होने का पूर्ण अधिकार है। इस बात से आप कितना एग्री करते हो? फुली एग्री विथ स्टेटमेंट, फुली डिसएग्री विथ स्टेटमेंट, पार्शियली एग्री विथ स्टेटमेंट, या कैन नॉट से एनीथिंग इन दिस रिगार्ड? ठीक है अनीता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार लास्ट में कराना है। देखो अभी भी बच्चे 3 दे रहे हैं, पार्शियली एग्री नहीं, या तो फुली एग्री करते हैं हम इस स्टेटमेंट से कि बच्चा फुली डिसएग्री हो सकता है भाई टीचर से, इस बात से हम फुली एग्री करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ए। क्या आंसर है इसका? ए। नाउ नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में कोई व्यक्ति अध्यापन से में अधिकतम संतुष्टि संभवतः के कारण प्राप्त करता है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताओ। वेरी वेरी इजी भाई, 74 क्वेश्चन है। देखो भाई 66 क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में कोई व्यक्ति अध्यापन में अधिकतम संतुष्टि संभवतः के कारण प्राप्त करता है। देखो क्या होता है, एक अध्यापक प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन वन वुड गेट एज अ टीचर इन टीचिंग। एक टीचर अपनी संतुष्टि जब सबसे ज्यादा संतुष्ट कब होगा? फर्स्ट है विद्यार्थी के विकास में योगदान की भावना, सेकंड विद्यार्थी के प्रति स्नेह की भावना, थर्ड समाज के प्रति सेवा की भावना, जॉब संरक्षण का भाव। देखो डी तो होगा नहीं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो अपनी जॉब को बचाने के लिए वो पढ़ाएगा तो वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। आज सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी से पहले में बच्चे पे जाना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन है, काफी बच्चों ने दिया है आंसर। तो ए फीलिंग ऑफ लव फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार तो करो
बच्चों से प्यार करना ही नहीं, बच्चों का विकास करना ज्यादा जरूरी है। बच्चों का ग्रोथ होगा तभी टीचर को अपने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखो आज जो मैं पढ़ा रही हूं, कल आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, तो मैं सेटिस्फाई होंगी कि भाई बहुत सारे बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ। आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, उसके मार्क्स अच्छे आ जाए तो आप लोगों को भी कितना अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जब बच्चे का विकास होगा तभी टीचर को भी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। 2 नहीं होगा इसका, 3 नहीं हो सकता। पहले बच्चे से पहले कुछ नहीं है, सबसे पहला बच्चा है टीचर के लिए, समाज बाद में आता है। सर्विस तो वो बात पहले कांटेक्ट में तो टीचर बच्चे के आएगा ना। जब बच्चे का विकास होगा तभी समाज का होगा। ठीक है, वाइड सेंस में जाओ भाई। ओके, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट है तो बताओ, नहीं है, डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है लिटरली मीनिंग ऑफ लिटरेसी इज, बताओ। साक्षरता का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बताना है, शाब्दिक अर्थ। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 65 महिमा बोल रही है भाई, वो हम लास्ट में करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 65, ये दोनों मैंने नोट कर लिए हैं। एक बार जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर हम डाउट ले लेंगे। देखो इसका आंसर क्या होगा। लिटरली मीनिंग है क्या, नॉलेज ऑफ अल्फाबेट, अक्षर का ज्ञान। इसमें होता है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, 3R की नॉलेज देना। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है लिटरेसी का, कि नॉलेज ऑफ अल्फाबेट। तो आंसर इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, आपकी कक्षा की एक लड़की यह शिकायत लेकर आपके पास आती है कि उसका कोई सहपाठी लड़का उसे तंग करता रहता है। आप उस अवस्था में क्या करेंगे, सहपाठियों का सम्मान क्या करेंगे, बताओ। फर्स्ट है लड़की के माता पिता को कहेंगे कि उस लड़के को सबक सिखा दे, या सेकंड रिपोर्ट द मैटर टू डिसिप्लिन कमेटी, इस मामले को अनुशासन समिति के समक्ष रखेंगे, या अपने स्तर पर ही इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे, या उस लड़के को सलाह देंगे कि लड़कियों की इज्जत करे। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखो आपको पहले पता चला है तो पहले क्या करना है, अपने लेवल पर करो। जब आपसे वो बात नहीं संभलती तो कमेटी के पास जाओ। पहले तो कार्य अपने लेवल पर ही करना चाहिए। जब आपसे वो चीज नहीं आपसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम स्कूल मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। क्या पता टीचर के कहने से ही बच्चा सुधर जाए। ठीक है, चलो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, while teaching in a class, a teacher inadvertently gives wrong information with student point out he should। कक्षा में पढ़ाते समय एक अध्यापक अनजाने में कुछ गलत तथ्य दे देता है और विद्यार्थी उन्हें बता देते हैं कि यह गलत है। उस अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताओ। इग्नोर दम एंड गो ऑन टीचिंग, एडमिट द एरर एंड करेक्ट इट एट वंस, त्रुटि को स्वीकार कर ले और तुरंत ठीक कर दे, या ट्राई टू रेशनलाइज, उस त्रुटि का युक्तिकरण करने का प्रयास करे, आस्क द स्टूडेंट टू करेक्ट इट। बताओ, अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर कोई गलती करते हो, बच्चे उस गलती को आपको बता दे और आपको पता है आप गलत है, तो टीचर को क्या करना चाहिए भाई। ये देखो, ये गलतियां सबसे हो जाती हैं, सबसे गलतियां होती हैं हर लेवल पे। कई बार टीचर भी गलती कर जाता है जल्दबाजी में। तो इसका आंसर क्या है कि टीचर को अपना एक तो एरर एडमिट करना चाहिए और उसको करेक्ट भी करना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, टीचर ने अपनी गलती मानी और उसको सुधार दिया। गलती सबसे हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो एक विद्यार्थी एक ऐसा प्रश्न पूछ बैठता है जिसका उत्तर आप तुरंत नहीं दे सकते, आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? Ignore the question and move ahead. Admit your inability and promise them to answer next day. Ask the student not to raise question in the class. Scold the student for asking such question. बताओ, बहुत इजी है। अपनी असमर्थता को स्वीकारो और अगले दिन उसका कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं जिसका आंसर नहीं दे पाता है टीचर, ये सबके साथ होता है। तो भाई अपने बोल दो, हाँ आज नहीं दे सकता, मैं कल आपको इसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज 2। सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस? शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बताओ भाई, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? टीचर। इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? टीचर। टीचिंग तो टीचर ही करेगा। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ द स्कूल? स्कूल का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। थर्ड पढ़ते हैं, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है। स्कूल डेवलप इल फीलिंग अमंग स्टूडेंट ड्यू टू कास्टिज्म। बताओ, इसका आंसर बहुत इजी है, पढ़ने से ही पता चल गया है। आंसर क्या है? 72 का है डी। कभी भी स्कूल बच्चों के अंदर जातिवाद के कारण बुरी भावना का विकास नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 73, द मेजर रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इज। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, फटाफट इसका आंसर दो, क्या है? 73 एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर का मेजर सबसे बड़ा रोल क्या है? चलो आंसर दो भाई इसका। सही है, इसका क्या होगा? फैसिलिटेट लर्निंग। 73 ही थे भाई क्वेश्चन, ठीक है। 73 क्वेश्चन अब हमने किए हैं। अब आप लोग फटाफट से डाउट पूछ लो। एक तो क्वेश्चन किसी ने पूछा था 60, फटाफट अब डाउट पूछ लो। फटाफट से एक बार डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है भाई। फटाफट डाउट लिख दो भाई अपने, फिर हम डाउट को देख लेते हैं। फर्स्ट है, राजकीय विद्यालय में अधिकांश ड्रॉप आउट का मतलब होता है वो बच्चे जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि फर्स्ट टू 8th क्लास तक की जो एजुकेशन पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है कि स्कूल में पर्याप्त विविधता नहीं रखती। पर्याप्त विविधता का मतलब है बच्चों के इंटरेस्ट की चीजें नहीं होती, तो बच्चे बहुत सारी वैरायटी नहीं होगी तो बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। वैरायटी होगी तो बच्चे का इंटरेस्ट भी होगा किसी ना किसी चीज में। तो आंसर है ये 56। फर्स्ट मैंने बता दिया है, अब बताओ भाई 56, 59 और 67। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। चलो भाई एक बार देख लेते हैं 30, फटाफट से देख लेते हैं। डाउट सेशन बहुत जरूरी है भाई बच्चों का। एक तो 67 किसी ने पूछा है, वो देख लेते हैं। लर्निंग ऑफ
लिटरेसी शाब्दिक अर्थ का मतलब ही है 3R, नॉलेज ऑफ 3R, बच्चों को 3R की नॉलेज देना। और भाई 34, थर्टी फोर का मतलब है योजना का प्रकार जो अधिगमकर्ता को विषय के परे संबंध जोड़ने को बोला जाता है। मतलब कि डिसिप्लिन का मतलब ही सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ने की जो प्लानिंग करी जा रही है वो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी पूछा था, हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है जो चीजें बच्चा टीचर से, स्कूल के एनवायरमेंट से या बच्चों से, अपने सहपाठियों से, अपने फ्रेंड से सीखता है, जो वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, उसको हिडन करिकुलम बोला जाता है। ठीक है, 67 मैंने बता दिया है। जल्दी बताओ 69 69 पे आ जाते हैं। ये देखो, एक विद्यार्थी को अध्यापक से असहमत होने का, वो हम इस स्टेटमेंट से फुली एग्री करते हैं कि बच्चा टीचर से फुली असहमत हो सकता है। सृष्टि अपना क्वेश्चन पूछो। ये स्टेटमेंट में फुली हम एग्री है, क्यों नहीं हो सकता टीचर से बच्चा डिसएग्री? 34 अभी बताए तो मैम 55, देखो टाइम भी कम है, 55 देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे मुझे नहीं लग रहा पूछने लायक क्वेश्चन था 55, जिसने भी ये पूछा है ये इसका मैं आंसर बहुत बार दे चुकी हूं। क्या है? द प्रेजेंट डे करिकुलम हमारा कैसा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट, हमारा एनसीएफ का जो आधार है 2005 का वो संरचनावादी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। 51 भी देख लो भाई, 51 हो गया है। 52 और देख लेते हैं क्या है। ये तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने इजी। हमारा एनसीएफ कहता है कि टीचर का सबसे बड़ा रोल है फैसिलिटेटर का, बच्चे की लर्निंग को इजी तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना ताकि बच्चे बहुत इजीली समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 36, 50 और देख लेते हैं, चलो पास का है। ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का था। 2 और 3, 2 हमारे जो करिकुलम का आधार है वो हर होता है, साइंटिफिक, फिलोसफिकल भी, सोशल भी, कल्चरल भी, और कुछ भी लिख जाता तो भी आंसर ऑल ऑफ दीज आता। अब 3 भी पूछा था कि एक शिक्षिका हमेशा अपने शिक्षार्थी को एक विषय से जो वो नॉलेज प्राप्त करता है वो दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ने में मदद करती है। तो ये कोरिलेशन हो जाता है जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ते हैं ताकि बच्चे की नॉलेज ट्रांसफर हो सके। ठीक है। 3 कोरिलेशन का मतलब होता है जब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ाते हैं, और तो बच्चे की ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी होगी। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे मैम सारे ही करा दो। ठीक है, करिकुलम मैंने कराया है ईवीएस की क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास थी तो आप उसको देख लेना। चलो भाई आज इतना ही, क्वेश्चन सेशन अब खत्म। देखो अब क्या है भाई, हम एसएसटी पेडागोजी कर रहे हैं, आज ईवीएस की क्लासेस खत्म हो चुकी है। अगर इन केस मुझे लगा तो मैं एक क्लास या 2 क्लास कभी बीच में ले लूंगी, पर इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, डेली क्वेश्चन करने हैं, डेली रिवीजन करना है। डाउट अगर है तो उसको जरूर, उस डाउट को खुद से भी करने की, क्लियर करने की कोशिश करो, इससे आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छा बनता है। सीटेट में आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन सेट की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि भाई इससे आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और एक्यूरेसी आप लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, तो भाई आप, चलो नाम लेती हूं, अब्दुल का, शिवानी, सगीर,
अनीता, शिवानी, बच्चे कहते हैं मैम नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। शिवानी, जिनातू, मेघा, सदाफ, ये काफी बच्चे हैं जो रिपीट करते रहते हैं मैम नाम लो नाम लो। अब ले लिया है, आज लास्ट क्लास थी तो आज सबका नाम ही ले लेते हैं। शोभा, आयुष, दीप्ति, शिवानी, तबस्सुम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली क्लास में भी थे और सबको भी एग्जाम भी क्लियर करना है, इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास जो कि 4 बजे है, नहीं 5 बजे, नहीं 4 बजे जो क्लास है हमारी, उसमें फिर से हम क्वेश्चन करेंगे मैथ्स पेडागोजी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।